न्यूयॉर्क से लेकर बर्लिन तक जिहादी हिंसा फिर सुर्खियों में है और जैसे ही वॉशिंगटन कूटनीति के लिए दबाव बना रहा है, इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के सबसे बड़े परमाणु रहस्यों में से एक का खुलासा किया है। हम बताएंगे कि ये दोनों खबरें क्यों अहम हैं। क्वाड में आगे। जेएनएस क्वाड में आपका स्वागत है। मैं एमिली शडर हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ बेलमी शोशाना है और दूर से फ्लर जुड़ी हैं। आप सभी के साथ अच्छा लग रहा है? ये हफ्ता काफी व्यस्त था और समझने के लिए बहुत कुछ था। सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में भयानक आतंकी हमला हुआ। ममदानी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बयान दिए जिसमें उन्होंने उन्हें युद्ध अपराधी कहा और उन पर तथा इजराइल देश पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए। लेकिन उसके तुरंत बाद हमने देखा कि किसी ने शायद इस संदेश को गंभीरता से लिया और शहर की एक सिनेगॉग के बाहर चाकू मारने की घटना में 2 लोग घायल हो गए। और आप जानती हैं, अपराधी गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्या ममदानी जैसे नेताओं की ऐसी स्थिति में कोई जिम्मेदारी बनती है? शुरुआत से ही उन्होंने भड़काऊ बातें कही हैं। मेरा ख्याल है बेलामी, हम आपके साथ शुरू करेंगे। मुझे पता है कि आप न्यूयॉर्क सिटी में रह रही थीं, आप न्यूयॉर्क की निवासी थीं। मेरा मतलब है, क्या ऐसा ही था? जो कुछ हो रहा है उसमें हम कितने नीचे गिर चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। हमने न्यूयॉर्क में पहले से ही बदलाव होते हुए देखा था। लेकिन जब आप जानते हैं, जब हमने चेतावनी दी कि जैसे ये सबसे खराब व्यक्ति है जिसे आप मेयर बना सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई जवाबदेही नहीं है, और फिर जब आप तिशा बियाओ पर जो हुआ उसे देखते हैं तो अचानक उनकी तरफ से एक पोस्ट आती है जिसमें वे कहते हैं, मैं 5 बरों में हर एक यहूदी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप जानते हैं, एक अर्थपूर्ण उपवास वगैरह। लेकिन अगर आप 2 सेकंड के लिए भी कहें कि यरूशलेम नहीं है क्योंकि वो फिलिस्तीन है, लेकिन यह न जानते हुए कि यहूदी चाहे वे 5 बरों में हो या नहीं, वे इजराइल की दिशा में ही मुंह करके प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है कि इजराइल यहूदियों के लिए है। मैं बहुत मामदानी को तिशा बियाव के बारे में जानकारी नहीं है, ये साफ है। सुशाना, आप भी न्यूयॉर्कर हैं, इस पर आपका क्या नजरिया है? ये निराशाजनक, परेशान करने वाला और सच में गुस्सा दिलाने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि जो आप शब्दों में कहते हैं वही आगे चलकर कर्मों में बदलता है। मुझे इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, ये इतिहास में बार बार साबित हो चुका है और मामदानी भी ये जानते हैं। पर वे दोहरी बातें कर रहे हैं, और वो जो कर रही हैं वो ये कह रही हैं कि मुझे यहूदियों से, उनके यहूदी होने से और यहूदी धर्म से कोई समस्या नहीं है। ये युद्ध अपराधी हैं जो बुरे हैं, आप जानते हैं, और ये कब्जा है जो बुरा है। और नेतन्याहू के बारे में इस तरह बात करना जैसे वो जज, ज्यूरी और जल्लाद हों, ये पूरी तरह से भड़काऊ है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ये कहना कि खैर, मैं सच में चाहता हूं कि वे दोनों न्यूयॉर्कर, और बेशक अपने वीडियो में वो एक को यहूदी और एक को एशियाई के रूप में नामित करता है। मुझे अब नहीं पता कि एशियाई का क्या मतलब है, क्योंकि कुछ जगहों पर इसका मतलब पाकिस्तानी होता है, पाकिस्तानियों के लिए जाहिर है इसका मतलब जापानी होता है, मुझे नहीं पता। पूरी तरह से हो जाएं, और न्यूयॉर्क में किसी भी तरह की यहूदी विरोधी भावना या किसी भी नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मतलब है, अब उसकी बातों पर कौन विश्वास करता है? वो जो भी कहता है, चाहे वो फ्री बसों के बारे में हो या सड़कों पर यहूदियों के बारे में, कौन उस पर विश्वास करता है? मुझे लगता है कि कई लोग उसकी बातों पर इतना विश्वास करते हैं कि कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जो बहुत चिंताजनक है। एनवाईपीडी ने इस पर विरोध भी जताया है। वे नाराज हैं क्योंकि मामदानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री के दौरे पर विरोध की अपील की थी। न्यूयॉर्क सिटी को इस समय और अधिक इजराइल विरोधी या मौत के पंथ वाले फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। मतलब हम अभी भी यहाँ क्यों हैं? अगर राजनीति की नजर से देखें तो मुझे याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार पद संभाला था, उस दिन डीसी में भारी बवाल था। उन्हें सचमुच दुकानों, घरों, जो भी था, सब पर तख्ते लगवाने पड़े थे, लेकिन किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। इस बारे में ये अचानक ही गायब हो गया। मैं उकसावे के लिहाज से इसकी तुलना 6 जनवरी की घटना से नहीं करने वाली हूं, लेकिन ये थोड़ा अजीब है कि जब आप एक देश और उसके लोगों को देखते हैं, अगर आप उन्हें वही बात मनवा सकते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि वो असली कब है, कब वो नहीं है। ये खतरनाक है। आप तय कर सकते हैं कि कब ये असली है, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान लूटपाट हो रही थी और लोग कह रहे थे, आप जानते हैं, वो लोग कह रहे थे कि वो लोग खाने के लिए गुच्ची के जूते चुरा रहे। माफ कीजिए, खाने के लिए आपको गुच्ची के जूते क्यों चाहिए? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मुझे तो चाहिए। मतलब वो तो बहुत जरूरी है। लुबाउटीन, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे बस लगता है कि मंदानी को बिल्कुल पता है वो मजाक कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं। वे बहुत सोच समझकर चाल चलने वाले राजनेता हैं। और वो अपनी फ्री बसों का वादा पूरा नहीं कर सकते, और वो अपने कम किराए का वादा भी पूरा नहीं कर सकते। वो अपनी किसी भी पागल कम्युनिस्ट वादों को पूरा नहीं कर सकते। और जब आप अपना वादा पूरा नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं? आप लोगों का ध्यान भटकाते हैं। ध्यान यहूदियों की ओर मोड़ दो, क्योंकि यह उसके समर्थकों में लोकप्रिय है। वह सोच समझकर काम करता है और जानता है कि वह क्या कर रहा है। पुलिस उस पर नाराज है क्योंकि वह सिर्फ अराजकता फैला रहा है।
असल में न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, इस बात को छोड़कर कि ये पहले से कहीं ज्यादा गंदा दिख रहा है, और इस बात को छोड़कर कि आप डिलीवर नहीं कर सकते, बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियां यहाँ से जा रही है। गोल्डमैन सैक्स न्यूयॉर्क से जुड़ा सबसे बड़ा नाम, और क्या हो सकता है, वो जा चुका है। वे टेक्सास या फ्लोरिडा जा रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। वो आदमी अपने शहर को तबाह कर रहा है और अलाव से सिगरेट जला रहा है। यही सब अभी हो रहा है। ये पागलपन है, ये बेहुदा है। पर उसकी विचारधारा और इतिहास देखकर यह हैरानी की बात नहीं। वो अपने विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन का संस्थापक भी था, और उसका बैकग्राउंड पेशेवर बिल्कुल नहीं है। इन सर्कल्स में उसने काफी एक्टिविज्म किया है। वो नेपो बेबी है जिसे मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसका कभी असली करियर नहीं रहा, और अब वो वही हकदारी का भाव और मानसिकता को सार्वजनिक पद से आगे बढ़ा रहा है। ये वाकई में डरावना है। उसकी वीडियो में खास बात ये थी कि ये सिर्फ कहानी को तोड़ मरोड़ना, नकारात्मक चीजों पर जोर देना या उन्हें संदर्भ से बाहर पेश करना भर नहीं था, जैसा आमतौर पर एंटी इजराइल पक्षपात में होता है। हाँ, वो तो पूरी तरह से झूठ था। बेंजामिन नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी हैं, फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ भीषण नरसंहार के जिम्मेदार। वह 73,000 से अधिक लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, 10,000 बच्चों को अपंग करने के लिए और अनगिनत लोगों को भूखा रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने भोजन और मानवीय सहायता को उन तक पहुंचने से रोक दिया। हम अमेरिकियों के रूप में उन बामों की कीमत चुकाते हैं जो लोगों को मारते हैं। नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी हैं? नहीं, असल में वो नहीं है। ये एक कानूनी परिभाषा है। उन्हें ऐसी किसी चीज का दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए आप ऐसा बयान नहीं दे सकते। और जब आप राज्य, शहर या देश के प्रतिनिधि होते हैं, आपको कानून पता होना चाहिए। और इसके बाद तो बात और भी बिगड़ गई। आप जानते हैं, वहां अकाल भूखमरी है, सहायता कर्मियों की हत्या हो रही है। ये सब बातें बिना सबूत कही गईं और कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता। कोई भी उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि अब शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। पहले तो ऐसा था कि शब्द ही हिंसा माने जाते थे, है ना? पहले ऐसा था, लेकिन अब कोई सच में परवाह नहीं करता या सुनता नहीं है, या सच में किसी ऐसी चीज की चाहत नहीं रखता जिसका कोई मतलब हो। तो मामदानी उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका मैनहट्टन से कोई लेना देना नहीं है। माफ कीजिए, 5 बोरों से भी कोई लेना देना नहीं है, यानी न्यूयॉर्क से 5 बोरों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे पता है। कुछ और भी है। और वो वास्तव में, ये मैं बस कहूंगी, जैसा कि आपने कहा, जो न्यूयॉर्क में बड़ी हुई है, ये दुखद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग अमेरिका और न्यूयॉर्क के बाहर हैं, वे नहीं समझते कि चाहे आप उपनिवेशवाद की बात करें, मैं वो समझती हूँ। लेकिन आखिरकार जो लोग संयुक्त राज्य अमेरिका आए, वे सच में एक बेहतर जीवन बनाना चाहते थे, और उन्होंने साथ मिलकर काम किया। यहूदी, इतालवी, आयरिश और बाकी सब। हालात खराब थे, जैसे नस्लीय तनाव थे, लेकिन उन्होंने ये सब पार कर लिया। अब न्यूयॉर्क और अमेरिका फिर से नस्लीय तनावों और विभाजनों में उलझ रहे हैं, जबकि हमने मिलकर कुछ अलग बनाया था। यही समाज का अंत है। यही समाज का अंत है। मुझे जो बात वाकई मजेदार लगती है, मेरा मतलब है, देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो पूरा मामला है कि मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ, ये सब दिखावा था, एक मजाक था। उसके पास कभी भी ये अधिकार नहीं था, वो कभी कर भी नहीं सकता था। ये एक मजाक था, शुरू से ही सब कुछ ऐसा था। वो एक जोकर है और ये सब एक मजाक था। मुझे ऑनलाइन देखकर मजा आ रहा है कि उसने एक नक्शा बनाया जिसमें प्रवासी लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप देख रहे हैं, और इसमें लिटिल इटली और यहूदियों को शामिल नहीं किया, जिससे इटालियनों को नाराजगी हुई। उसने न्यूयॉर्क के संस्थापकों यानी इटालियनों और यहूदियों को शामिल नहीं किया, लेकिन इटालियन लोग तो पागल हो रहे हैं, और किसी वजह से मैं मंडानी से नाराज इटालियनों के इस एल्गोरिदम में फंस गई हूँ। वे गुस्से और में मैं हैं। इसका मजा ले रही हूँ, इसका हर एक पल। ये बहुत सुंदर है, लेकिन बात फिर वही है कि यहूदी सबसे पहले है, शुरुआत करने वाले हैं। जैसे हम ही हैं जो चेतावनी देते हैं, लेकिन अगली बारी तुम्हारी है। हर बार जब हम यहाँ जाते हैं, अगली बारी तुम्हारी है। और अच्छी बात यह है हाँ। कि यहूदी लोगों को बदनाम करने के बारे में काफी समय तक बात करते हैं, और वे ऐसे करते हैं, तुम सीख जाओगे। हाँ, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। हाँ, खैर, दुर्भाग्य से हमने ये सब पिछले 48 घंटों में होते देखा। मेरा मतलब है, हमने बर्लिन में गे प्राइड इवेंट पर यह हमला होते देखा। पता चला कि ये एक इस्लामवादी आतंकवादी हमला था। वाह, क्या हैरानी की बात है। दुर्भाग्य से हमने देखा कि समुदाय के कई लोग इस पर लगभग निराश होकर प्रतिक्रिया दे रहे थे। बिल्कुल बेहुदा। वास्तव में एक वीडियो क्लिप थी जिसमें एक युवा महिला शिकायत कर रही थी कि वो कितनी दुखी है कि आतंकवादी हमला करने वाला वास्तव में एक अरब मुस्लिम था, कोई श्वेत व्यक्ति नहीं। diese Nachrichten zu bekommen, dass beim CSD ein Auto reingerast ist, ein Mann in einem Auto.
Und was auch für mich schockierend war, ist, dass das Erste, was ich gedacht habe, war, hoffentlich ist es kein Kanake, hoffentlich ist es eine christliche weiße Person, aber es war es नहीं। यहाँ इंटरसेक्शनैलिटी दिखती है। हमारे संघर्ष अलग हैं, फिर भी हम इन पलों में एक दूसरे के साथ होते हैं, जो बहुत खूबसूरत है। ये सच में पागलपन है। आप सही हैं। ये यहूदियों से शुरू होता है और यहीं खत्म नहीं होता। ये कभी खत्म नहीं होता। अब बात कनाडा की। अब वहाँ 2 बेकरी थी, मैं 2 बेकरी बेकरी की थी दुकान। जिन पर गोली चली थी। मतलब कई सिनेगॉग्स पर भी गोलीबारी हुई है। वो ये कर रहे हैं कि रात के बीच में यहूदी संस्थानों और कारोबारों पर बार बार गोली चला रहे हैं। जब पता होता है वहाँ कोई नहीं है तो लगता है वो मारने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है कि मंशा तो यही है, डराने के लिए, आतंकित करने के लिए, ताकि इन समुदायों को चुप कराना अब ये सामान्य हो गया है। बनाने के लिए है, मत भूलना। पहले हम हैरान, चौंक गए, डर गए थे, अब ये चीजें सामान्य हो गई हैं। जब हम इन चीजों के बारे में सुनते थे तो हमें तुरंत कुछ करना पड़ता था, और अब ये बस जैसे कोई आम दिन हो गया है। खैर, कट्टरता के सामान्यीकरण की बात करें तो ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक छात्र के साथ हुआ था। उसे एक यहूदी स्वामित्व वाली कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला था और उसने अब जो मशहूर हो चुका है इस तरह जवाब दिया, मैं किसी यहूदी के लिए काम नहीं करना चाहता। अब ये बहुत बहुत वायरल हो गया और तब से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें एक अंडरकवर रिपोर्टर उनसे उनके विचारों के बारे में कुछ सवाल पूछ रहा है। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि उसे कितना पछतावा है। क्या आपकी स्कूल से कोई प्रतिक्रिया आई है? स्कूल ने कैसे प्रतिक्रिया दी है? सिर्फ एक नोटिस ही आया है और वे कर रहे हैं। कैंटीन ने भी संपर्क किया, उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से अंदरूनी तौर पर कुछ नहीं हो रहा, शायद क्योंकि मैंने कुछ भी नफरत भरा नहीं कहा। मुझे सिर्फ यहूदी लोगों के लिए बिना वेतन की इंटर्नशिप मिल रही है। असल में लगभग सभी सिर्फ यहूदी ही है। हाँ। जिस कंपनी में मैं पहले काम कर रहा था वो भी यहूदियों द्वारा चलाई जाती थी। हाँ, इसी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे निकाल दिया गया। आपको बस सामने रखे तथ्यों को देखना है और समझना है कि आपके पास सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा मतलब है, जब तक आप छोटी टोपी पहनना नहीं चाहते, है ना, जाओ चूमो दीवार को, है ना। मेरा मतलब है, ऑफिस के सारे युवा यहूदियों के बारे में मजाक करते हैं। सच में? वे सब नस्लबेदी थे। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा है, चिंता मत कर। हम बिल्कुल ठीक रहेंगे बूमर्स और पुरानी पीढ़ियों के लिए। हाँ, वो सच को अनदेखा करते हैं क्योंकि इससे उन्हें फायदा होता है। सही है। तो जाहिर है आजकल नौकरी पाने का एकमात्र तरीका ये है कि यहूदियों के लिए काम किया जाए। शायद इसी वजह से हम सब यहाँ हैं। हाँ हाँ, हम दुनिया सबको चला बनाया रहे गया हैं, था। सब कुछ हम चला सब रहे हैं। पेशेवर हैं, हम पेशेवर यहूदी हैं। हाँ हाँ। नहीं, ये वाकई चिंता की बात है कि ये लोग ना सिर्फ पक्षपाती हैं बल्कि इन विचारों पर और भी ज्यादा अड़े हुए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं। उससे उसने क्या उसने नहीं $25,000 किया? जुटाए। तुम काम के लिए तुम काम जाओ। पर मैं जाओ। तुमसे मैं प्यार तुमसे करती प्यार हूँ। करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन जेब में 25,000 हूँ तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी हो जाऊंगी। मुझे कुछ यात्राएं करनी है। सुनो, मेरी पसंद बहुत महंगी है। मेरी पसंद महंगी है। 25,000 काफी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा और बढ़ा दें तो बात हो सकती है। नहीं, ये बहुत अजीब है क्योंकि सच में मुझे याद है, आप जानते हैं, जब मैंने उसे अपना बदमाश कहा था तब मैंने सोचा था बस यही करना है, यहूदियों के खिलाफ खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम्हारे दिल में यहूदी लोगों के लिए कितनी नफरत है और तुम्हें इनाम मिलेगा। 48 घंटे से भी कम समय में वे लगभग $10,000 तक पहुंच गए थे। तो लेकिन जो वो युवा पीढ़ी के बारे में कहता है वो सच है, और मुझे लगता है कि दुर्भाग्यवश हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, है ना। हमें इसे पहचानना चाहिए, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है। ये टिकटॉक है, ये इंस्टाग्राम है, ये सोशल मीडिया है, ये कतर से वित्त पोषित कैंपस हैं। ये हर जगह है। खैर, ये अमानवीकरण है। मेरा मतलब है, जिस तरह से आप जानते हैं वो बात कर रहे हैं कि बच्चे हमेशा इस बारे में मजाक करते हैं और हमेशा कहते हैं हाँ यहूदी ये यहूदी वो, जैसे मैं इस तरह बोलते हुए बड़ी नहीं हुई। नहीं, किसी भी अल्पसंख्यक के बारे में अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरे माता पिता मुझे थप्पड़ मारते। तो मतलब ये जो सोच है कि ये सब बस, हाँ, माता पिता कौन है? इतना सामान्य हो गया है। क्या उन्हें पता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, या उन्हें परवाह नहीं है? क्या आपको पता है कि आपके बच्चे क्या कह रहे हैं, या आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे क्या कह रहे हैं? रात के 10 बजे है। क्या आपको पता है आपके बच्चे कहाँ हैं? हाँ, किसे याद है वो? मुझे याद है, लेकिन आप जानते हैं हम टेबल के चारों ओर बैठते हैं और जब मेरे बच्चे, अगर उनमें से कोई भी उस तरफ जाता है तो उन्हें बहुत जल्दी टोक दिया जाता है। इसकी इजाजत नहीं है। और मैं सच में सोचती हूँ कि आप लोगों को घर पर अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए, अरे क्या तुमने ये बातें सुनी है? अरे तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? और ये बातचीत जरूर करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और आपके बच्चों से ये बातें करेगा और उन पर असर डालेगा। मेरा मानना है कि अल जजीरा जैसे संस्थानों के बारे में, जो निश्चित ही कतरी सरकार के वित्त पोषण से चलते हैं, जब भी हम उनका जिक्र करें, लोगों को ये बात याद दिलानी चाहिए जो उन्होंने किया है अरबी में शुरू करके और अपनी बाकी भाषाओं के प्लेटफॉर्म्स पर फैलाकर, वो बिल्कुल यही है। ये अलग अलग समूहों के लोगों के अमानवीकरण को सामान्य बनाना है, जो कि सच कहूं तो जिन्हें इस्लामवादी सर्वोच्चतावादी किसी भी वजह से अवांछनीय मानते हैं।
वो मध्य पूर्व के ईसाई हो सकते हैं, वो यजीदी हो सकते हैं, वो कुर्द हो सकते हैं, वो यहूदी हो सकते हैं। आमतौर पर यहूदी ही होते हैं। ये हमारे साथ शुरू होता है और ये इतना जहरीला है कि पूरे पश्चिमी देशों में बिना रोक टोक फैल गया है। फ्लोर, आप कैंपसों में बहुत कुछ कर रही हैं, लोगों को इजराइल लाने की कोशिश कर रही हैं एक समझदारी विकल्प के तौर पर। मुझे ये शानदार लगता है। छात्रों से क्या सुन रही हैं? क्या ये वही बयानबाजी है जो यहूदी छात्रों को भी कैंपस में झेलनी पड़ती है? हम देख रहे हैं कि कुछ छात्र कॉलेज का 1 साल पूरा करने के बाद ट्रांसफर करना चाहते हैं क्योंकि वे इस तरह नहीं जीना चाहते। वे नहीं चाहते कि लोग उनकी ओर उंगली उठाएं। यूके में तो ये और भी परेशान करने वाला है क्योंकि मेरा मानना है कि 5 में से 1 या 2 छात्रों ने कहा कि वे हॉस्टल में किसी यहूदी के साथ नहीं रहना चाहेंगे और इसलिए विश्वविद्यालय तो बस इसका शिखर है। लेकिन ये ब्रेन वॉशिंग तो और भी पहले और भी जल्दी शुरू हो रही है। आप जानती है, हमने यहाँ मिस रैचल को हफ्ते की सबसे घटिया इंसान के तौर पर 1-2 बार चुना है। हम जानते हैं कि चीन हर फोन में टिकटॉक के जरिए है। हम जानते हैं कि कतर ने बहुत पैसा लगाया है। आप जानती है, सिर्फ वो 8 अरब डॉलर की कॉलेज फंडिंग ही नहीं जो कतर ने दी है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप जानती हैं, प्रोफेसर चार्ल्स स्मॉल्स कुछ हफ्ते पहले कूफी में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें पता चला कि कतर ने पूरे शिक्षा क्षेत्र में और 100 अरब डॉलर लगाए थे और अब वे K से 12 तक की शिक्षा को भी निशाना बना रहे हैं। वे इस वोक विचारधारा का उपयोग अमेरिका या पश्चिम को अंदर से कमजोर करने के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि वे हमें या अमेरिका और इजराइल को सैन्य रूप से नहीं हरा सकते, तो वे क्या करेंगे? 2 बातें। एक, अमेरिका को बर्बाद करना, हौसला तोड़ना, यही सबसे पहली चीज है। अमेरिका का हौसला तोड़ना, खुद से नफरत करवाना और फिर अमेरिका को इजराइल और उसकी मदद से अलग कर देना, ये क्लासिक है। वे इसे वाकई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम तो अभी बस तैयारी ही कर रहे हैं, यही हो रहा है। ठीक यही तो केजीबी करना चाहती थी पूरे पश्चिमी देशों बिल्कुल के साथ। सही। पिछले 2 हफ्तों में जो मैंने देखा, मैं कहूंगी ये है कि हम अक्सर जिहादी आतंकवाद और इस्लामी विचारधारा के खतरे के बारे में बहुत बात करते हैं और ये कुछ ऐसा है जिसे कतर निश्चित रूप से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, साथ ही इस्लामी गणराज्य और अन्य इस्लामी देशों के सभी प्रभाव अभियानों के साथ। हम देख रहे हैं कि कट्टर वामपंथ की ओर झुकाव बढ़ रहा है। मैं सिर्फ समाजवादी आर्थिक नीति नहीं बल्कि कम्युनिज्म की बात कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि कट्टर वामपंथ और इस्लामी विचारधारा को एक साथ जोड़ा जा रहा है। यही इस्लामो मार्क्सिस्ट विचारधारा है जिसका उदाहरण अभी जोरान मामदानी और डीएसए हैं। और मुझे लगता है कि यहूदी विरोध और अन्य कई प्रकार की कट्टरता जो हम अभी संयुक्त राज्य अमेरिका में फैलती देख रहे हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखें कि अब जो नया बयान दिया गया है, आप जानते हैं पहले डीएसए इन मुद्दों पर अपने रुख को लेकर काफी शांत रहते थे। वे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हैं। वे इंटरव्यू में खुले तौर पर मान रहे हैं कि वे अमेरिकी सेनेट को खत्म करना चाहते हैं। वे वर्तमान को खत्म करना चाहते हैं। मैंने सोचा वो क्या हो सकता है। सही है, वो सिर्फ सनसनीखेज हेडलाइन होगी। नहीं। डीएसए की सह अध्यक्ष ने आज सुबह इंटरव्यू में बात की कि सेनेट को खत्म कर दिया जाए, राष्ट्रपति पद खत्म किया जाए। वे आइस को समाप्त करना चाहते हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में हर व्यक्ति को वैध दर्जा देना चाहते हैं। उनकी स्थिति चाहे जो भी हो, वे और भी कई कदम उठाना चाहते थे। इन सभी का मकसद यही है। हाँ, कोई जेल नहीं। पुलिस। हाँ, ये क्या? हाँ, उनका क्या? योजना यही वो वे है एक जो उन्हें नहीं आदर्श पता। समाज उनकी में रहना योजना क्या चाहते है? हैं। आदर्श समाज, मुझे लगता है कि वो जो भी है, ये बस वही है जो मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं 1930 के दशक में जी रही हूं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि इजराइल तो संप्रभु है, लेकिन यहूदी वास्तव में संप्रभु नहीं है। ये पूरी तरह से एक विस्तृत श्रृंखला है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मेरा मतलब है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। अगर मैं बस, आप जानते हैं, इसे इसकी तार्किक परिणति तक ले जा सकूं, तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने वास्तव में यहूदी विरोध के खिलाफ और सामाजिक एकता पर एक रॉयल कमीशन गठित किया है जिसने डरावने नतीजे निकाले हैं। यहूदी विरोधी घटनाएं सामने आई हैं और ना कि जैसे बचपन में किसी ने मुझे यहूदी बैगल कह दिया हो। लेकिन महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद अपने खून में बैठी थीं क्योंकि नर्सों ने उनकी देखभाल से मना कर दिया था। इन बच्चों को कैंपों में पीटा जा रहा था। या आप जानती हैं, सिर्फ ये चर्चा करने पर कि वो यहूदी है, उसके चेहरे पर सीधे मुक्का मारा गया। या विश्वविद्यालय के छात्रों ने बताया कि उन पर थूका गया और कैंपस में नाजी सलामी दी गई।
वे एक के बाद एक गवाही कई दिनों तक अलग अलग उम्र, जगहों और पदों के लोगों द्वारा यहूदी विरोधी घटनाओं से जूझने की गवाही की बात कर रहे हैं। ये हर जगह फैला हुआ है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा। जैसा पहले कहा था, भड़काऊ बयानों और वीडियो से तार्किक निष्कर्ष निकलता है। हम इस पर मेरे घटिया इंसान वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। नेटवर्क्स में जो कुछ हो रहा है और जो यहूदी विरोधी भावना लोगों के घरों, चेहरों, स्कूलों में आ रही है, और जैसे अस्पताल न जा पाना क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी देखभाल होगी या नहीं। एक महिला ने बताया कि उन्हें आईवी लगी थी इतनी बार गलत तरीके से, जैसे उसे गलत तरीके से रखना। जैसे आप जानती हैं, आप एक कहानी सुनती हैं और आप सोचती हैं ठीक है, पर आप सैकड़ों को अनदेखा नहीं कर सकती। हाँ, और वो 2 नर्सें, हाँ आप जानती हैं, हम ज़ायोनिस्ट को गहना में डालते हैं। ये हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और हम इसके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे ये किसी और की समस्या है। ये अभी है, ये यही है और ये हम सबकी समस्या है। हीरोज और घटिया लोगों पर बात करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। उन्हें ममदानी जो चाहता है कि विपरीत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन शायद वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। और हमारे पास कुछ नई रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल को कथित तौर पर पता है कि कुछ उच्च संवर्धित यूरेनियम को कहां ले जाया गया है। कुछ सेंट्रीफ्यूज भूमिगत हैं, वहां कुदालें और अन्य सुविधाएं हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बस ये जानना चाहती थी कि आपके विचार क्या हैं, आगे क्या होने वाला है। मेरा मतलब है, हमें प्रधानमंत्री से वॉशिंगटन की इस आगामी यात्रा के दौरान ऐसा क्या सुनने को मिलेगा जो हमने पहले नहीं सुना है। मुझे नहीं पता। फ्लर, आपकी क्या राय है? मैं अभी वॉशिंगटन में थी। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ खास सुनने मिलेगा। ट्रंप की रणनीति में अभी ईरान पर हमला करना शामिल है। का मकसद थोड़ा सा फासला बनाना है, कम से कम दिखावे के तौर पर, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि हम हेरफेर कर रहे हैं और ये हमारी जंग है, और वो तमाम झूठे आरोप जो चलते रहते हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ भी कहे, हमें असल बात पता नहीं चलेगी। हो सकता है उनकी कोई छोटी सी सार्वजनिक बैठक हो और हम देखेंगे कि ट्रंप और बीबी, आप जानते हैं उनकी केमिस्ट्री कैसी है। लेकिन मुझे लगता है कि वे कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ बदला लेने तक ही सीमित नहीं रह सकता। सवाल यह है, क्या बीबी की चुनावी समय सारणी और ट्रंप के मध्यावधि चुनावों की समय सारणी मेल खाती है? और मुझे लगता है कि समस्या यह है कि वे मेल नहीं खाते। हाँ, ये निश्चित रूप से ऐसा ही लगता है। मेरा मतलब है, मैं इस समय थोड़ी निराश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हर हफ्ते वही चीजें दोहराई जा रही हैं। मैं बहुत सारी चीजों से निराश हूँ, शोशाना। हे भगवान, मैं शोशाना से निराश हूँ। नहीं, लेकिन ये वही कहानी बार बार दोहराई जा रही है और आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है चुनावी टाइमलाइन को लेकर वे एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। मेरा मतलब है, इसके साथ क्या होता है। उम्मीद है, मैं जनवरी से कह रही हूँ, अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो मुझे खुशी होगी। कृपया मुझे गलत साबित करें। चीजें जैसी चल रही हैं उससे मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन आप जानती हैं, हम देखेंगे क्या होता है। मुझे नहीं पता, मैं हर 2 सेकंड में ऐसी हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ यही तुम्हारी विरासत है, यही तुम्हारी विरासत है वर्तमान में, यही तुम्हारी कृपया। मुझे लगता है कि वे जरूर कुछ करेंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वे किसी तरह का, आप जानती हैं, समझौता ज्ञापन और कुंबाया जैसा कुछ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। बस सवाल ये है कि ये कब होगा और कैसे होगा। मुझे लगता है वे शायद कुछ गुप्त तरीके से करेंगे, जैसा आप जानती हैं, जमीन पर कुछ करेंगे। शायद जब ईरानी शासन को समझ आएगा कि क्या हो रहा है, तब फिर शायद कुछ समय के लिए मामला दोबारा रॉकेटों पर आ जाएगा। आइए अब हमारे सबसे पसंदीदा सेगमेंट पर चलते हैं, बदमाश और हीरो। इस हफ्ते के बदमाशों से शुरुआत करें। शोशाना, क्या आप शुरू करेंगी? इस हफ्ते मेरा बदमाश है अनसिविलाइज्ड मीडिया, जो एक कतरी आउटलेट है। और अनसिविलाइज्ड मीडिया एक बहुत ही उपयुक्त नाम है, अगर मैंने कभी ऐसा नाम सुना हो। उनका वो वीडियो जिसमें इजरायलियों को बदनाम कर एशिया के ट्रेल्स और यूरोप की पहाड़ियों पर कब्जे का दावा किया गया है, पूरी तरह बकवास है। उनके लिए सिर्फ 2 तरह के इजरायली हैं, एक युद्ध अपराधी जो लड़ाई के बाद आराम कर रहा है, दूसरा उदारवादी जो असफल लोकतंत्र से भाग रहा है। इसे देखिए। इजरायली सिर्फ इजराइल में बसने वाले नहीं हैं, वे दुनिया भर में उपनिवेश बना रहे हैं। हमने उन्हें 2 रूपों में देखा है, युद्ध अपराधी जो अभी अभी सेवा से लौटे हैं, और फिर वे भारत में डिटॉक्स के लिए जाते हैं, और वे उदारवादी जो, जिसे वे असफल लोकतंत्र बताते हैं, उससे भाग रहे हैं। ऊपर से देखने पर वे बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन देखिए कि वे दुनिया में कैसे चलते फिरते हैं। और आप देख सकते हैं कि सियोनवाद जमीन और दूसरे लोगों के साथ एक खास रिश्ता कैसे बनाता है।
एक शोषणकारी और हिंसक रिश्ता जो सिर्फ फिलिस्तीन तक सीमित नहीं। वे इसे पत्रकारिता भी नहीं कह सकते, ये पूरी तरह गोएबेल्स का प्रोपेगेंडा है। ये एक समुदाय का सामूहिक दानवीकरण है जिसे सुंदर ग्राफिक्स और आकर्षक शब्दों में दिखाया गया है। संदेश सीधा है, कोई भी इजरायली अच्छा नहीं है, चाहे वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, धार्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी हो या सैनिक। हर इजरायली शोषणकारी है, हिंसक और सिर्फ इसलिए कुटिल है क्योंकि वे इजरायली हैं। और दोस्तों, ऐसे ही आप मापदंड बदल देते हैं। पहले नस्लवाद का अर्थ था लोगों को राष्ट्रीयता से आंकना। आज जब इजरायलियों की बात हो तो इसे सामाजिक न्याय कहते हैं। इजरायली लोगों को दुनिया भर में उनके देश के कारण हमला किया जाता है, परेशान किया जाता है और रेस्तरां होटल से बाहर निकाला जाता है, लेकिन यही उनका मकसद है। कल्पना कीजिए कि लाखों लोगों को, इजरायली लोगों को इंसान नहीं बल्कि खलनायक के रूप में दिखाने के लिए हजारों डॉलर खर्च कर वीडियो प्रमोट किए जा रहे हैं। यही मुद्दा है, दुनिया को दिखाना कि इजरायली जहां भी हैं वे सीधा खतरा हैं, जैसे उनकी जीवन शैली पर उन लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है जो शायद उनके जैसे दिखते हैं लेकिन असल में उनके जैसे नहीं है। ये पूरी तरह नाजी प्रचार है जो लोगों को ब्रेन वॉश करता है। यही वे कर रहे हैं और इतिहास में इसका एक नाम है, अमानवीकरण। दुनिया की हर क्रूरता की शुरुआत यहीं से होती है। ये वीडियो इसका स्पष्ट उदाहरण है। कुछ और उदाहरण थोड़े सूक्ष्म होते हैं लेकिन वे हर जगह है और वे अपना काम कर रहे हैं जिससे और भी ज्यादा लोग इजरायलियों पर कहीं भी हमले को सही ठहराने लगे हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि सतर्क रहें और इतिहास के सही पक्ष में खड़े रहें। वाह, मैं तो कांप रही हूँ, माफ करना। वो वीडियो बहुत ही भयानक था, डरावना था और मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि इस हफ्ते मेरी नजर में सबसे घटिया इंसान ताला खदूरा है जो उस वीडियो में पत्रकार थी। असल में वो इस अनसिविलाइज्ड मीडिया की को फाउंडर भी हैं। मुझे लगता है वे कतर में रजिस्टर्ड हैं, मैंने थोड़ा पता किया। वे खुद को फिलिस्तीन में बताते हैं, सोशल मीडिया पर देखें, जबकि ताला असल में लेबनानी है। लेकिन उनका इस तरह के अमानवीकरण का बहुत लंबा इतिहास है, खासतौर पर इजराइल से जुड़ा हुआ। मेरा मतलब है, अगर आप उनके सोशल मीडिया को देखें तो आप देखेंगे कि लगभग सब कुछ इजराइल की आलोचना करने पर ही केंद्रित है। और फिर 2024 में मई में उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट्री बनाई जैसी हमने अभी देखी, जिसमें दिखाया गया कि इजराइल कैसे बच्चों का अपहरण करता है। और अब वो इजराइल की बर्बरता पर एक और गहन विश्लेषण साझा कर रही हैं, इस बार अरब यहूदियों के खिलाफ। अरब यहूदी मुझे अच्छा लगता है जब वे ऐसा करते हैं। अरब यहूदी जैसी कोई चीज नहीं है। मुझे यकीन है कि फ्लेयर इसे मुझसे भी बेहतर कह सकती हैं, लेकिन अरब यहूदी जैसी कोई चीज नहीं है। ये एक बनाया हुआ शब्द है ताकि इस क्षेत्र के मूल यहूदियों की यहूदी पहचान को हड़प लिया जाए, जो इस जगह के मूल निवासी हैं। वे उन्हें अरब बनाना चाहते हैं, जैसा यासिर अराफात ने सपना देखा था। इस शब्द का इस्तेमाल बंद करें, ये उपनिवेशवादी है और यहूदी पहचान मिटाने की कोशिश है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। जो ऐसा कर रहा है, अरब यहूदी लिख रहा है, वो जानबूझकर कर रहा है। ठीक है, इस हफ्ते वो सबसे घटिया इंसान है, ताला खदूरा। देखिए, बात ये है कि आप जानते हैं, आप ऐसा वीडियो नहीं बना सकते और उसके पीछे किसी की भावना ना हो, है ना? वो वीडियो और कैमरे की तरफ देख रही है और आप सोचते हैं, हे भगवान, इजरायली पकड़ने आ रहे हैं। सच में ऐसा लगता है। एक बड़ा है, हमें उसके बारे में पता है। वे एशिया के ट्रेल्स और यूरोप के पर्वत शिखरों पर ट्रैकिंग करके तुम्हारे पास आ रहे हैं। माफ करना, मैं मतबूखा जैसा कुछ बना रही थी। कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सच में मुझे पता है, उन्हें घूमना पसंद है। हाँ है, सच में है। अब तुम्हारी बारी। तुम्हारा कमीना कौन है? मेरे हिसाब से मेगन कैली सबसे घटिया इंसान है। अच्छा था। नहीं, ये पहली बार नहीं है, शायद आखिरी बार भी नहीं होगा, लेकिन अब हमेशा की तरह अब वो खुद को पीड़िता बता रही है, क्योंकि उसका कहना है कि बेन शपीरो को कभी मंच नहीं मिलता और वो कभी वो इंसान नहीं बन पाता जो आज है अगर वो उसके शो पर नहीं आया होता। लेकिन चूंकि उसने पूरी तरह से कैंडिस ओवेंस को, टकर कार्लसन को आड़े हाथों लिया, अब उस पर हमला किया गया, मंच पर उस पर हमला हुआ। क्या वो टर्निंग पॉइंट पर था और उस पर सचमुच हमला किया गया? ये कोई चाल नहीं है। नहीं, उसने टोका क्योंकि उसने टकर कार्लसन से ठोस रुख अपनाने को नहीं कहा था। और सच में इस समय वो रास्ते से इतना भटक चुका है एक इंसान के तौर पर। ये ऐसा है कि खैर वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम पूरी तरह से समझ सकते हो जैसे इस पूरी चीज के पीछे पूरा कतरी तंत्र है, क्योंकि सच में लोग कह रहे हैं, हाँ आप बिल्कुल सही हैं, जैसे कि वही शैतान है, बेन शपीरो ही समस्या है, आप नहीं। मेरे लिए ये बहुत दुखद है।
क्योंकि मैं बेन को हमेशा से जानती हूँ और मैंने बेन को आगे बढ़ने में मदद की है 100%। वो मेरे शो पर एक स्टार बन गए। द केली फाइल। मुझे ये होते हुए देखकर बहुत दुख हो रहा है और सच में किसी और के शो में जाकर उनके मेहमानों की निगरानी करने और किसी ऐसे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोई वजह नहीं है जो इतना दिलचस्प है। लेकिन मेरा मतलब है, मैं ये तारीफ में कह रही हूँ पियर्स मॉर्गन जितने सौम्य व्यक्ति के लिए भी। क्यों नहीं? मैं इजराइल की आलोचना करती हूँ। नहीं, आप उससे भी आगे बढ़ गए क्योंकि आप उन साजिशों की दुनिया में जीने लगे जो पूरी तरह ब्लड लाइबल हैं, बेहद यहूदी विरोधी हैं और यहूदियों व इजराइलियों को अमानवीय दिखाती हैं। और फिर मुझे माफ कीजिए, जैसे इस समय पर मुझे बहुत अफसोस है, मैं कुछ बहुत ही भद्दी बात कहने जा रही हूँ। आपकी ठुड्डी का इम्प्लांट आपको गलत दिशा में ले जा रहा है। ट्रांसजेंडर महिला जैसा दिखने के लिए पैसे खर्च करना बंद कीजिए, बैठिए और अपने खुद के कामों का जायजा लीजिए। मुझे माफ कीजिए। माफी मत मांगो लड़की। हाँ, मेगन कैली की उसने ये सब उसने खुद अपने साथ किया है। हाँ, मैं सहमत हूँ, उसने खुद की तरफ रुख किया। वो सच में बस और ज्यादा अड़ रही है बजाय ये कहने के रुको, शायद मैं कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई और अब कोई भी समझदार इंसान उसे कुछ और करते हुए नहीं देख सकता। तुम जानती हो वो अपने शो में और भी चीजें करती है। मेरा मतलब है, मेरे लिए उदाहरण के लिए किसी ने मुझे उस दिन उसका एक वीडियो भेजा था जिसमें वो पोस्ट मेनोपॉज के बारे में बात कर रही थी। उसने हार्मोन्स पे एक शो किया था। ये मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं इसे देख नहीं सकती, मैं बस देख नहीं सकती। खैर, फ्लर, तुम्हारा कमीना कौन है? ठीक है। तो नई यूके कैबिनेट को सत्ता संभाले अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और नए प्रधानमंत्री जिन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से चुना गया क्योंकि उन्हें उनकी अपनी पार्टी ने चुना, ना कि यूके की जनता ने, जिन्हें एंडी बर्नम कहा जाता है, सत्ता में नहीं है। 5 मिनट बाद ही जब वो ये बयान जारी कर देते हैं माफी मांगते हुए कि वे गाजा के लिए पर्याप्त रूप से वहां नहीं रहे, कि कीर स्टारमर जिसे हम सबसे कमजोर मानते थे उसने नीतियां अपनाई हैं, इजराइल पे बहुत नर्म रहा है। मूल रूप से इजराइल है। हमें पहले ही युद्ध विराम की मांग करनी चाहिए थी। हमें अभी भी और मानवीय सहायता सुनिश्चित करनी है। वो 1.5 साल पहले की बात कर माफी मांग रहे हैं। उन्होंने माफी मांगी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने संबंधित लोगों से माफी मांगी। दूसरे शब्दों में, इस्लामवादी मतदाताओं को इस बात के बारे में कि लेबर पार्टी ने गाजा के मुद्दे पर उन्हें निराश किया है। वो सिर्फ 5 मिनट के लिए पद पर थे क्योंकि यूके के पास पहले से ही काफी समस्याएं नहीं है। नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और नकारात्मक आंकड़ों में जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और आंकड़े सकारात्मक हैं। उनका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत नीचे गिर गया है। उनका निर्यात कम हो गया है। ये एक समस्या है। यूनाइटेड किंगडम एक असली आर्थिक उलझन में है। वहां मंदी है, अर्थव्यवस्था, उन्होंने निवेश कम कर दिया है। उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। ये आदमी सिर्फ 5 मिनट सत्ता में है और यही है जिसके बारे में वो बात करता है। बिल्कुल, क्योंकि यही फिर से ध्यान भटकाने की रणनीति है। और फिर उनके नए रक्षा मंत्री वेस्ट स्ट्रीटिंग नाम के आदमी ने शायद कभी सैन्य सेवा नहीं की। कल ही मैंने देखा वो ट्रम्प को खुश करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सुरक्षा के मामले में वे मुश्किल में है। अगर अमेरिका हटता है, इस आदमी ने आकर कहा, यह एक वीडियो जारी हुआ जिसमें वह कह रहा था कि हम बस अपनी आंखों के सामने एक नरसंहार देख रहे हैं। और जब फिर इस वीडियो के बारे में पूछा गया, अब वे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तो लीजिए, यही है इस हफ्ते के घटिया लोग। रक्षा मंत्री सचिव वेस्ट स्ट्रीटिंग, एंडी बर्नहैम, नए प्रधानमंत्री। लेबर की कमजोर सरकार है। सत्ता में आए अभी 5 मिनट हुए और देश बर्बाद हो रहा है। उनकी सुरक्षा और ऊर्जा वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूके की अर्थव्यवस्था के लिए अस्तित्व का सवाल है। और वे किस बारे में बात करते हैं? गाजा। हाँ, क्योंकि ये उन लोगों को पसंद आता है जो उन्हें वोट देते रहते हैं। उन्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि वे एक बहुत बड़े खेल में सिर्फ मोहरे हैं। वे इस हफ्ते के मेरे सबसे घटिया लोग हैं। वे वाकई इस हफ्ते के लिए लायक घटिया लोग हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा है। हालांकि जल्दी युद्ध विराम की मांग ना करने के लिए माफी मांगना गलत नहीं है। मैं इससे असहमत हूँ। मेरे अनुसार युद्ध विराम की मांग का सही समय 6 अक्टूबर था। वो बहुत अच्छा समय होता। वे बंधकों के शव और जो बंधक वहां थे उन्हें लौटा सकते थे। 6 अक्टूबर
को यानी एवेराम और गिस्तु, हिशाम अल असैद जैसे वे बंधक जिन्हें कई साल पहले ले जाया गया था, और एक शहीद सैनिक के शव, वे उन्हें कई सालों से अपने पास रखे हुए थे। मुझे लगता है कि वो वास्तव में यूके के लिए युद्ध विराम की मांग करने का बहुत अच्छा समय होता। हाँ, वो सच में बहुत कुछ कर सकते थे। और पूरी बेइज्जती के साथ, चाहे इस बेवकूफ का नाम जो भी हो। मुझे माफ कर दो। ठीक 1 साल पहले मैं 8 लोगों के सामने खड़ी थी। मैं उन 8 के सामने खड़ी थी जो धूप में सड़ रहे थे, फर्श पर डाइपर्स पड़े थे। अगर आप सच में मानवीय सहायता की बात करना चाहते हैं तो विमान पकड़कर वहां जाइए ताकि आप उसे अपनी आंखों से देख सकें। अब बहुत हो गया। और देखिए, ये फिर से ध्यान भटकाने की एक तरकीब है। ये फिर से और एक ध्यान भटकाने वाला कारण है। ब्रिटेन बिखर रहा है। मैं बस वहां थी, और पागलपन की बात यह है कि मैं हीथ्रो एयरपोर्ट में, और मुझे एहसास हुआ कि शायद वहां एक ही समय पर मौजूद हजारों लोगों में से मैं भी वहां थी। मैं वहां शायद दर्जनों यहूदियों में से एक थी। वहां दुनिया भर से सैकड़ों हजारों लोग थे जो मुझसे अलग दिखते, अलग कपड़े पहनते और मेरी तरह प्रार्थना नहीं करते थे। लेकिन दुनिया का सारा ध्यान हम पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों के लोग तब लाभान्वित होते हैं जब सूरज की रोशनी या कहें स्पॉटलाइट उन पर रोशनी नहीं पड़ती। वे जो चाहें कर सकते हैं, और स्पॉटलाइट यहूदी पर पड़ती है। और यही मैं महसूस कर रही थी जब मैं एयरपोर्ट से गुजर रही थी। मैं यहूदी थी जिस पर स्पॉटलाइट थी, और बाकी सभी लोग अपनी खूबसूरत पोशाकों में, या शायद उनकी पोशाकें इतनी खूबसूरत नहीं थीं, और उनके जीवन के नजरिए मेरे नजरिए से इतने अलग थे। कुछ नहीं, और हम सेलिब्रिटी ऐसे ही हैं दुनिया, और ये पागलपन है। हाँ, क्या मैं कह सकती हूँ? समापन से पहले इस हफ्ते के हीरो की बात करते हैं। शुशाना, आपका हीरो कौन है? ठीक है, मेरी हीरो हैं जस्टिस बॉबी शीमा ग्रेब। मुझे उम्मीद है कि मैं सही कह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने दिखाया, असल में वो ब्रिटिश हैं, वो एक ब्रिटिश जज हैं। उन्होंने दिखाया कि कानून का शासन कैसा होना चाहिए। निर्भीक, सिद्धांतवादी और राजनीतिक हिंसा के आगे ना झुकने वाले। उन्होंने ईरानी पत्रकार पर चाकू से हमला करने वालों को सजा सुनाई। ज़राती, उन्होंने हमले की असली पहचान बताई। ये हमला ईरानी शासन के फायदे के लिए किया गया था, जिसमें एक ऐसे पत्रकार को निशाना बनाया गया जो सिर्फ अपना काम कर रहा था, और जब उसने बात की, ये साफ कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से की गई हिंसा है जो गलत है। उसने उन पर सख्त कार्रवाई की, जैसा हम अमेरिका में कहते हैं। मुझे नहीं पता ये ब्रिटिश कहावत है या नहीं, लेकिन यहाँ ये सही लगता है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की आज़ादी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हिंसा के लिए नहीं। वो ठीक नहीं है। हमारे पास एक छोटा सा क्लिप है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उन्होंने कितनी स्पष्टता से बताया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम सभी उनके आभारी हैं। उम्मीद है इससे लोग समझेंगे कि क्या गलत है, हमारी सड़कों को साफ रखेंगे, और अपराधी वहीं रहें जहां उन्हें होना चाहिए, जेल में, बाहर नहीं। आपने ये नहीं बताया कि जिस समाज में आप पले बढ़े उसी के खिलाफ आपने रुख क्यों अपनाया, जहां आपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की, जिसमें आपने काम किया, और जहां आपका परिवार स्वतंत्रता और शांति से अपने धर्म का पालन कर सका। आपने प्रोबेशन अधिकारी को बताया जिसने रिपोर्ट बनाई। फिलिस्तीन में हिंसा से आप गुस्से और परेशान हुए, और इसी वजह से आपने अल अलाकी जैसे नफरत फैलाने वाले प्रचारकों की बातें सराहना और साझा करनी शुरू कर दी, जो लोगों के दिमाग में जहर घोलते हैं। पिछले साल अगस्त तक आप उस व्यक्ति के करीबी थे जो जल्द ही आपके शहर में यहूदी समुदाय पर बड़ा आतंकवादी हमला करने वाला था। 9 अगस्त को मस्जिद में आपकी बातचीत का वीडियो ये दिखाता है कि 2 समान रूप से जुड़े और उत्साही व्यक्ति धार्मिक और राजनीतिक कारणों से एक ब्रिटिश सैन्य ठिकाने पर हमले की योजना बना रहे हैं। आग का उदाहरण उन पुरुषों के लिए चेतावनी है जो धार्मिक या राजनीतिक कारणों से उग्र, हिंसक और विनाशकारी इस्लाम की ओर आकर्षित होते हैं। और उस क्लिप का मेरा पसंदीदा हिस्सा ये था कि उसने जिस तरह कहा, यहूदियों की नीति वचन की पुस्तक, मैंने सुना था, वो बहुत दिलचस्प था। मैं सोच रही थी, अरे वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छे हीरो। ये देखकर राहत मिली कि कभी कभार यूके से भी कुछ अच्छा निकलता है। भगवान का शुक्र है। फ्लोर, इस हफ्ते तुम्हारा हीरो कौन? मैं थोड़ी लालची हूँ क्योंकि 2 हीरोज में से एक चुन नहीं पाई। वे दोनों अलग हैं और अलग क्षेत्रों से हैं, लेकिन दोनों ही असल में ऐसे लोग हैं जो सच के लिए खड़े होने को तैयार हैं। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखें। पहले है वैन जोन्स। वैन जोन्स अमेरिका के पत्रकार हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। हालांकि वे प्रगतिशील डेमोक्रेटिक पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने भी पिछले हफ्ते खुलकर कहा,
हम पागल हो गए। डेमोक्रेटिक पार्टी खो चुकी है। अगर वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका को बाहर नहीं निकाल सकती, डेमोक्रेटिक पार्टी खो चुकी है। अगर वो कहती है कि पुलिस नहीं होनी चाहिए, जो आप पहले कह रही थी एमिली, डेमोक्रेटिक पार्टी खो चुकी है। अगर इजराइल से नफरत करना डेमोक्रेटिक पार्टी के एजेंडा का पहला मुद्दा बन जाता है। और फिर उन्होंने कहा, वो अगले दिन वापस आए और उन्होंने कहा, मैंने यह बयान दिया और अब उन्हें डेमोक्रेट्स की कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे हैं जो डर कर कह रहे हैं, भगवान का शुक्र है आपने यह कहा। अब मेरा सवाल है, आखिर वैन जोन्स ही क्यों, जो कि कोई राजनेता नहीं है, को आकर ये बात कहनी पड़ती है? मेरा मतलब है, आपके पास जॉन फेटरमैन और रिची टोरेस है बस, और वैन जोन्स। तो कभी कभी किसी को आकर यह कहना पड़ता है कि राजा नंगा है। यही डेमोक्रेटिक पार्टी में हो रहा है। वे सामने आकर बोले कि वे पागल हो गए हैं, ये पागलपन है। तो ये एक आदमी है और एक बिल्कुल अलग क्षेत्र का व्यक्ति जो कुछ कुछ वही कर रहा है, वो बॉय जॉर्ज है जो अभी अभी सामने आए हैं। आप जानते हैं बॉय जॉर्ज ऐसे हैं, मैं हमेशा यहूदियों का दोस्त रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। इजराइल हमेशा एक ऐसा देश रहेगा जिसके साथ मैं सहयोग करूंगा, वहां जाऊंगा और उसे प्यार करूंगा। और उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। और मुझे उनके बारे में जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि वो और भी मजबूती से अपने फैसले पर टिके हुए हैं। अब उन्होंने कुछ इजरायली सहयोगियों के साथ वी शैल डांस अगेन गाना निकाला है, वो और भी मजबूती से अपने फैसले पर टिके हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों आदमी हीरो बने, क्योंकि ये ऐसे माहौल में बोल रहे हैं जहाँ बाकी सब डर के छुपे हुए हैं और ये सामने आके बहादुरी दिखा रहे हैं। मुझे बॉय जॉर्ज पसंद है। हाँ, कमाल है। हाँ, और वो किसी की परवाह नहीं करते। तुम जानती नहीं, हो, मतलब जितना उससे वो उसके कोई पीछे फर्क पड़ते नहीं हैं, पड़ता। जितना ज्यादा वो ऐसा करते हैं, वो उतना ही कहता है तुम सब जाओ भाड़ में। मुझे वो बहुत पसंद है। क्योंकि मैंने भी बिल्कुल एक बार सही। सोचा था, क्योंकि ये मैं हूँ, मैनेजर यहूदी थी, मैंने सोचा ओ शायद ये वापस आ जाएगा और वो पीछे हटना शुरू कर देगा। नहीं, वो इसमें पूरी तरह लगा हुआ है। हाँ, अपने वो रुख पीछे पर नहीं और हट रहा, अड़ा वो हुआ है, और भी अपने ज्यादा रुख जोर पर लगा रहा है और और अड़ा वो हुआ नहीं है। मोड़ने वाला नहीं है, मोड़ने वाला नहीं है, पीछे नहीं हाँ। हटेगा। जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। ये बिल्कुल अलग तरह का आर्केटाइप है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा रैपरपॉर्ट की याद दिलाता है। उसे किसी चीज की परवाह नहीं, जैसा है वैसा है। आप उसे पसंद करें या ना करें, उसे फर्क नहीं पड़ता। बेलामी, तुम्हारा हीरो कौन है? मेरा हीरो निक मार्टल है। निक मार्टल एक शानदार इंसान है। सालों तक मैंने सचमुच उन्हें चुपचाप देखा है। इससे पहले कि आप जानते हैं उनके पास बहुत बड़ी फॉलोइंग हो गई थी। वो डिजिटल क्रिएटर है और खुद यहूदी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक यहूदी से शादी की है और वो इस बात पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। और जब बात सिर्फ राजनीति की ही नहीं, बल्कि वो हमेशा जिस व्यक्ति से बहस कर रहे हैं उसकी असली सोच और मकसद तक पहुंचने में भी बहुत जानकार हैं। तो एक क्लिप है, कृपया इसे देखें। जू शब्द 1500 के दशक से पहले नहीं था। जे अक्षर 1524 में बना। असल में ये असली ऐस बस कीबोर्ड है। बकवास ये से भरे वास्तव हुए। में हाँ। मूल से आता है। हिब्रू असल में बेबीलोनियन निर्वासन से आया है। आप गलत हैं। इव्रित, इसे हिब्रू नहीं कहा जाता था, इसे इव्रित कहा जाता था। और यहूदी ये जब पवित्र वे है। साला तुम खत्म हो गए। भाई क्या मैं जल्दी से यही अपने बात फोन है, से तुम क्या स्मोक कर कह रहे सकता हो? हूँ? हिब्रू भाषा में हिब्रू शब्द। अभी इंसेप्शन। हाँ, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम हम गोल बार-बार गोल घूम रहे घूम हैं, रहे हैं, चलो कहीं खत्म नहीं जा करें। रहे। हाँ भाई, काफी समय मेरा हो कहना गया है। ये है भाई, तुम बस परिभाषाएं बदलने की कोशिश कर रहे हो। हाँ तो मुझे पता है। ठीक है, अब इसे समेटो। ठीक है, वो नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम जैसे लोगों से तंग आ चुका हूँ यार। हाँ, मैं भी। शुभकामनाएं दोस्त। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो आदमी कहता है कि वो बहस कर रहा है। इब्रू हिब्रू के लिए हिब्रू शब्द नहीं है और ये कुछ ऐसा है, माफ कीजिए क्या? वो कहते हैं इसका असली मतलब वो नहीं है। फिर वो कहते हैं रुको, तो आप क्या कहना चाहते हैं? वो आदमी बार बार अड़ता है जैसे तुम बेवकूफ हो, जबकि असली मतलब वो नहीं है। और आखिरकार वो अपने फोन में उसे डालता है क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि हम बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, जैसे कि उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो अपने फोन पर जाता है, वो कहता है ये क्या कह रहा है? और वो कहता है खैर मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है। नहीं, अगर वो हिब्रू में नहीं है, मैं तो बस ठीक है। वाह, वो सबसे आसान बात वो मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक सच्चे हीरो हैं और मुझे लगता है कि खासकर मेरे लिए, मेरे पास इतना धैर्य नहीं होता। मैं वो इंसान हूं जिसके पास कभी भी तवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उसे घुमा दूंगी। वो भी देखने में मजेदार होता। हाँ, हमें तुम्हारे लिए भी एक लेना चाहिए। मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ, मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। मैं झूल जाऊंगी। तो हाँ, अच्छा है कि आप हैं, मैं नहीं। आपके काम के लिए बहुत धन्यवाद। सिर्फ यहूदियों ही नहीं, इजराइल के लिए भी। मुझे उम्मीद है आपकी पत्नी जानती है कि हम सबको आप पर गर्व है। और इन सब के साथ जो नफरत आपको मिलती है और जो नफरत आप दोनों को मिलती है, जानती हो क्या? आगे बढ़ती रहो,
तुम्हारे लिए वहां बहुत ज्यादा प्यार है। नफरत करने वाले कुछ भी कहें, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। हाँ, वो और उनकी पत्नी दोनों। हाँ, हमें उन्हें अगली बार स्टूडियो में लाना है, जरूर लाना है। अगली बार जब हम वो उन्हें इजराइल में हो जरूर तो स्टूडियो में लाएंगे। लाना है। मैं कुछ हफ्ते पहले कुफी कॉन्फ्रेंस में उनके साथ थी। एक नौजवान लड़का उनके पास आया और उनका दीवाना सा हो रहा था। मैं उनके बगल में थी, हम बार में पूल खेल रहे थे। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसकी माँ हूँ? क्या मैं निक मार्टेल की माँ हूँ? मैं सोच रही थी, क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? नहीं, कितना अनुचित है। लेकिन मुझे निक बहुत पसंद है। मैं उसकी माँ बनकर बहुत खुश होती। बहुत प्यारा है। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। तो इस हफ्ते मेरे हीरो हैं कांग्रेस के सदस्य टिम शीही। उन्होंने सदन में ईरान युद्ध पर भाषण दिया। वो पूर्व सैनिक हैं। हम इसका एक क्लिप चलाएंगे। उन ज़ायोनी कंगनों में से एक, उसे एक ईरानी EFP द्वारा बीच में से काट दिया गया था। ये शासन जिसके विरुद्ध हम हैं, हमारी दलगत राजनीति की इसको कोई परवाह नहीं है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपने किसे वोट दिया। आप किसकी पूजा करते हैं या आप तहा रहते हैं, वे हम सबको मारना चाहते हैं। वे सिर्फ कहते नहीं, सच में करते भी हैं। और वे यह 47 साल से कर रहे हैं। ये ऐसी जंग है जिसे खुद चुना गया है। डेमोक्रेट सही हैं। ये ऐसी जंग है जिसे 47 साल पहले आतंकवादियों के एक पागल गिरोह ने एक खूबसूरत देश पर कब्जा कर शुरू की थी। जब मैंने पहली बार ये भाषण देखा तो सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जिसका इस मुद्दे से व्यक्तिगत जुड़ाव है, जिसने अमेरिका की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, देखना भावुक कर दिया। वो इस्लामी गणराज्य के पीछे की विचारधारा और मानसिकता को, और ये कि वो अमेरिकी नागरिकों के लिए कितना सीधा और आसान खतरा है, बहुत स्पष्ट रूप से देखता है। एक तरफ ये सुनकर राहत मिलती है और दूसरी तरफ ये बोझ इसलिए और बड़ा लगता है क्योंकि मुझे याद दिलाया गया कि मैं सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि दुनिया भर के ईरानी डायस्पोरा के साथ भी काम करती हूँ और मैं उनकी ये भयावह कहानियां सुनती हूँ, उनके अनुभवों के बारे में और कुछ मामलों में अपनी जानकारी के आधार पर अभी क्या हो रहा है उसके बारे में भी। लेकिन मैं उतनी बार अमेरिकी पक्ष नहीं सुनती और ये नहीं जानती कि इसका अमेरिकी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है और कैसे इसने परिवारों को पूरी तरह से तोड़ दिया है। ये सिर्फ हाल के वर्षों में इराक युद्ध या अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं के साथ जो हुआ उसकी बात नहीं है, बल्कि ये पिछले 47 वर्षों से हो रहा है। ये शासन सत्ता में तब आया जब इसने अमेरिकी नागरिकों का अपहरण किया और उन्हें अमेरिकी दूतावास में 1 साल से भी अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा। यही है ये शासन पहले दिन से ही। ये इजराइल के बारे में नहीं है, ये यहूदियों के बारे में भी नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में है। और अगर आप अपने देश की परवाह करते हैं, अपने लोगों की परवाह करते हैं और शांति और सुरक्षा के साथ जीवन जीने की परवाह करते हैं, लंबे समय तक ऐसा करने का एकमात्र तरीका है कि आप इस्लामी गणराज्य और उसके हर उस विचार के खिलाफ बिना किसी शर्म और डर के खड़े हों, क्योंकि वो आपको नष्ट करना चाहता है। और इसलिए मैं इस कांग्रेस सदस्य का धन्यवाद करना चाहती हूं उनकी बेबाक बातों और साहस के लिए, और यह दिखाने के लिए कि अपने निजी अनुभवों और अपने आघात के जरिए यह मुद्दा हर एक अमेरिकी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रतिनिधि टिम शीही, आप इस हफ्ते मेरे हीरो हैं। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है और मुझे लगता है क्या इससे पहले कि वो भावुक हो गए जब उन्होंने कहानी सुनाई, उन्होंने अपने दोस्त की ब्रेसलेट उतार दी जो एक शहीद सैनिक थे। इससे आपने जो कुछ भी अभी कहा उसमें बहुत गहराई आ गई, क्योंकि उन्होंने कहा मैं इसके बारे में ऐसे व्यक्ति के रूप में बात नहीं कर रहा हूं जो इससे अलग है। मैंने रिपोर्ट करने के लिए सहमति नहीं कोई दी। रिपोर्ट नहीं, पढ़ने आप के नहीं कर लिए, सकती थी। समझी? हमने नहीं किया। इस पर ब्रीफिंग की जरूरत नहीं थी। उन्होंने खुद देखा और अनुभव किया। इससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैसे मैंने कहा, ये मुझे बहुत भावुक कर गया, क्योंकि मैंने सोचा, वाह, इतने सारे लोग इतने अंधे कैसे हो सकते हैं, और फिर भी कोई है जो आपको हर पहलू बता रहा है जो आप पर असर डालता है, जो आपको प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि आप एक अमेरिकी हैं। हाँ, काफी लोग ये नहीं सुन पा रहे हैं और इसलिए वो एक अच्छा हीरो था। मुझे खुशी है कि ये वायरल हुआ, लेकिन हमें इस हफ्ते समापन करना है। लेकिन हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। हम घंटों तक बात कर सकते हैं, लेकिन हमें समापन करना ही होगा। तो JNS के द क्वाड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे।